मॉर्निंग गाइस, सभी को नमस्कार। जल्दी से आ जाइए, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं, आपका दोस्त दीपक पांचाल। आज हम गाइस करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर से वो पार्ट जो सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर चला हुआ था। इसमें हमने 3-4 वीडियो देख ली थी जिसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक कंप्लीट कर लिया था। एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम दोबारा स्टार्ट करते हैं और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और एक बात आपको बता दी जाए कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये था कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मैंने इसमें आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो वाली प्रॉपर्टीज होती है जो डिपेंड करती है किस पर, डिपेंड करती है सॉल्यूट पर, डिपेंड करती है सॉल्यूट पर, या आप कह सकते हैं सॉल्वेंट पर। फॉर एग्जांपल कोई हमने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन के अंदर हम जो सॉल्यूट रख सकते हैं, जो सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होगा, ठीक है, और सॉल्वेंट होगा। डन ये बात, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होगा, इस सॉल्यूट का नेचर दो तरीके का हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, ये इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, और ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ, अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो ये दोनों आयंस में टूट जाएगा, कटायंस में भी टूट जाएगा और ये अनायंस में भी टूट जाएगा। यहां तक बात डन है। ये कटायंस में भी टूट जाएगा और अनायंस में भी टूट जाएगा। तो कटायंस और अनायंस में टूटने के बाद ये दोनों के दोनों पार्टिकल्स, यानी कि ये वाला पार्टिकल्स भी, अनायन वाला भी और कटायन वाला भी, दोनों के दोनों सेम बिहेव करेंगे एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिहेव करेंगे। तो अगर हम ये मानकर चले कि सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम ये मानकर चले कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है वो इलेक्ट्रोलाइट है, तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी डबल? क्योंकि उसके जो कटायन वाला पार्ट होगा और जो अनायन वाला पार्ट होगा वो दोनों के दोनों बिहेव करेंगे एज अ कॉलिगेटिव पार्ट, वो दोनों के दोनों बिहेव करेंगे एज अ कॉलिगेटिव पार्ट। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट्स जो सॉल्यूट्स है उनमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल बिहेव करती है, उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। जबकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या काम करती है? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में ये प्रॉपर्टी जो है बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती है, जितने तरीके से जितने हमने उसमें पार्टिकल्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने आप उसमें यूज करोगे उन पर ही ये प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। यहां तक बात लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जो लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर हम ये मानकर चल रहे हैं यहाँ पर कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है वो नॉन वोलेटाइल है। कैसा सॉल्यूट है वो? नॉन वोलेटाइल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो सॉल्यूट की होंगे उन्हीं पर प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी। लेकिन एक बात ये है, यहाँ पर एक टर्म आएगी वेपर प्रेशर, यहाँ पर एक टर्म आएगी, ये वेपर प्रेशर वाली टर्म आएगी। तो इस वेपर प्रेशर को हमें एक बार समझना होगा, तब जाकर ये बात थोड़ी सी आगे हम समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है और क्या नहीं है। अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन को हम हीट करते हैं, यानी कि उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या होगा? वेपोरेट में बदल जाएगा, वेपर्स में वेपोरेट हो जाएगा, वेपोरेट होने के बाद वो वेपर में बदलेगा। और अगर ये कंटेनर कैसा है? ये कंटेनर क्लोज्ड है। ये कंटेनर कैसा है? क्लोज एक कंटेनर है। इस क्लोज कंटेनर के अंदर ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में जब ये होगा तो ये ऐसे स्ट्रीम बन जाएगा, स्ट्रीम हो जाएगा। स्ट्रीम होने के बाद कुछ एक टाइम बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी कि ये कंडेंस भी होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कंडेंस भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ऐसा हो कि टेम्परेचर आप प्रोवाइड करा रहे हो, धीरे धीरे ये कंडेंस भी हो रहा हो, तो आपको पता होगा कि ऐसी स्टेज जब क्या हो कि रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है,
रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब इक्वल हो जाएगी तो आपको यहाँ पर पता होगा ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। समझ गए, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर है, ये बात आराम से समझ में आ गई होगी कि एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन दैट means that is rate of evaporation is equal to rate of condensation of any solution have a pressure, that pressure is known as vapor pressure। वो प्रेशर किस नाम से जाना जाएगा, वो वेपर प्रेशर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब जो वेपर प्रेशर होगा वो किस किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर। क्यों, अगर वो वोलेटाइल हुआ तो इजीली वेपोरेट हो जाएगा, और अगर वो नॉन वोलेटाइल हुआ तो वो इजीली वेपोरेट नहीं होगा। यहां तक बात क्लियर है। साथ ही साथ ये बात इस पर भी डिपेंड करती है, किस पर, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है कि आपने उसे टेम्परेचर किस तरीके का प्रोवाइड कराया है। अगर आप उसे हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं तो इक्विलिब्रियम जल्दी एग्जिस्ट कर जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर लो प्रोवाइड कराते हैं तो इक्विलिब्रियम लेट एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है, यहाँ तक डन है बात। ओके, अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारी बात में इसमें पहला जो पॉइंट था जिसे हम समझना चाह रहे थे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या समझ रहे थे हम, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से समझना बात को, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को। जब किसी सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट मिलाया, और सॉल्यूट कैसा है, वो सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है। कैसा है वो, नॉन वोलेटाइल है। समझ गए बात को, नॉन वोलेटाइल। अब वो जो नॉन वोलेटाइल होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट पर तो डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, वो किस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये सॉल्यूट था, वो सॉल्यूट पर तो डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ये वोलेटाइल, अगर वोलेटाइल होता तो वेपोरेट हो जाता, प्रेशर क्रिएट करता। लेकिन ये नॉन वोलेटाइल है, जिसकी वजह से ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है। तो जो सॉल्यूशन के अंदर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो ड्यू टू सॉल्वेंट। किसकी वजह से होगा डियर, वो होगा ड्यू टू सॉल्वेंट। बेटा ये बात समझ में आ रही है ना आराम से, तो वो सॉल्वेंट की वजह से होगा सिर्फ। अब सॉल्वेंट की वजह से अगर वेपर प्रेशर होगा तो सॉल्वेंट अपनी प्योर स्टेट में भी होगा, सॉल्वेंट अपनी प्योर स्टेट में भी होगा, यानी कि प्योर सॉल्वेंट बोल सकते हैं हम उसको, अगर यहाँ पर देखना चाहे तो प्योर सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में, दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा, आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है, हमेशा प्योर स्टेट के अंदर सॉल्यूशन का और किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अगर हम ये बात कहें कि सॉल्यूट का भी, चाहे सॉल्यूट वोलेटाइल हो या नॉन वोलेटाइल हो, नॉन वोलेटाइल में तो कम होगा, लेकिन वोलेटाइल अगर सॉल्यूट है तो वोलेटाइल सॉल्यूट में सॉल्यूशन के अंदर जब हमने सॉल्यूट को मिलाया तब, और बगैर मिलाए मतलब वो फ्री अपना किसी के साथ ना मिक्स था, तब उसके वेपर प्रेशर को देखे तो प्योर स्टेट में हमेशा वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जो हम पॉइंट जान रहे हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मीनिंग है कि वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। कैसे, जब सॉल्यूशन में मिलाया जाए तब, और जब उसकी फ्री स्टेट में हो तब। तो इस डिफरेंस को जानने के लिए हमें ये जानना होगा, इस प्रॉपर्टी को पढ़ना होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब हम पढ़े तो राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था, जब हमने राउल्ट्स लॉ समझा था, तो राउल्ट्स लॉ में था कि वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके जो उसका वेपर प्रेशर होगा P1 मान के चलो, जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है, हमने ये लेट कर लिया, यहाँ पर लेट कर लेते हैं
let the vapor pressure of सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P1 मान लिया हमने, ठीक है। ये तो हो गया सॉल्यूशन के अंदर। और प्योर में क्या हो जाएगा, प्योर में मान के चले P1 नोट मान लिया, तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन में वो हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, उसके मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल्स के इक्वल था। अब जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा तो डिफरेंस आएगा किसमें, एक्चुअल में। वो डिफरेंस किसमें होगा, एक्चुअल मतलब प्योर स्टेट के सॉल्यूशन में, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर, इनका जो डिफरेंस होगा वो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां से हम अगर देखें तो ये हो जाएगा लोअरिंग ऑफ, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो किसका ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, तो हमने ये प्योर का लिख लिया माइनस का। फिर ये किसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। इस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मान के चलो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल P1 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P1 नोट माइनस का P1। यहाँ पर अगर मैं P1 की वैल्यू रखता हूँ, P1 की वैल्यू कौन सी इक्वेशन से, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसकी वैल्यू अगर मैंने यहाँ रखी तो ये हो जाएगा P1 नोट माइनस का P1 नोट इंटू x1। यहाँ से P1 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहाँ 1 रह गया और यहाँ पर x1 रह गया। मोल फ्रैक्शन का अगर आपको याद हो, मोल फ्रैक्शन का अगर याद हो तो किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो दूसरे का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि P1 नोट इंटू x2। इसको इधर ले आते हैं, ये था डेल P1 नोट, यहाँ पर सॉरी ये नोट नहीं है इस पे, इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा डेल, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, डेल P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x2। इस बात को इधर लिख लेते हैं, जो ये P1 था ये था P1 नोट माइनस का P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू x2, ठीक है। अब ये x2 क्या है, P1 क्या है और P नोट क्या है, एक बार इसको देखो। जो ये x1 है, अगर यहाँ पर x2 की बात करें तो ये x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है ये उसका मोल फ्रैक्शन है। अगर हम ये देखें कि P1 क्या है, P1 ये जो है, अगर हम P1 नोट P इसकी बात करते हैं तो ये है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि P1 नोट माइनस का P1 अपॉन P1 नोट, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये बात मैंने राउल्ट्स लॉ में बताई थी, राउल्ट्स लॉ में मैंने ये बात बताई थी आपको कि ये बात काम आएगी। तो ये है रिलेटिव ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर। इस बात को थोड़ा सा और आगे आपसे पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा जाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कि कितना हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होगी। ये आपने नोट कर लिया होगा, कैप्चर कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको देखें तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ये था P1 नोट माइनस का P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा गिवन मास को हमने W1 से रिप्रेजेंट कर दिया, मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, इससे 2 से ले लेते हैं इसको, 2 और ये 2, और ये हो जाएगा W2 अपॉन M2 और प्लस का W1 अपॉन M। जो W1 है वो है वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो W1 है, और जो W2 है वो क्या है, वो है मासेस ऑफ सॉल्वेंट,
वो मासेस ऑफ सॉल्वेंट है, जबकि M1 और M2 जो है वो है मोलर मासेस ऑफ अच्छा सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यहाँ पर ये भी रेस्पेक्टिवली, और ये भी इसी तरीके से कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, ये भी रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जो M1 होगा वो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास होगा, जो M2 होगा सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास होगा, जो M2 होगा वो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास होगा, जबकि W1 जो है वो सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास है और जो W2 है वो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास है। धन्यवाद। अगर हम यहाँ पर ये मानकर चले कि जो सॉल्यूट है वो बहुत कम अमाउंट में इसमें मिलाया गया है, इसके कितने हैं अमाउंट में कम मिलाया गया है, तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या था, ये था, तो ये वाली टर्म किसके मान के चलते हैं, जीरो के करीबन मान के चल लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो ये हो जाएगा कि P1 नोट माइनस का P1 अपॉन P1 नोट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 अपॉन ये वाली टर्म नहीं मानी जाएगी, ये वाली टर्म मानी जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा कि W1 अपॉन W2, इसको ऐसे यूज करेंगे हम, तो ये टर्म बन जाएगी कि P1 नोट माइनस का P1 अपॉन P1 नोट। ठीक है, यहाँ तक दिख रही है सभी को ये बात। ये हो जाएगा W2 इंटू W1, क्या हो जाएगा कि W2 यहाँ नीचे आएगा M1, तो ये हो जाएगा W2 इंटू M1 अपॉन W1 इंटू M2। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक बात आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होगी। और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ बातें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।